नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उपहार। कैलेंडर देखकर विमल चौंक उठा और बोला, अरे मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 20 फरवरी है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। रत्ना जी झेंप गईं कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। ठाकुर साहब सुबह की सैर के लिए निकल गए। रत्ना जी आंगन में आकर मेहरी और दूध वाले के इंतजार में टहलने लगी। तभी विमल की पत्नी सुनंदा ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। रत्ना जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गईं। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से सुनंदा आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति विमल के माध्यम से उसने रत्ना जी की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू मंजू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह नमित और मंजू दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना रत्ना जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे विमल ने MBA कर लिया तो रत्ना जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी नमित की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है। एक साथ पढ़ते या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब विमल ने उन्हें बहू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थी। वो कैसे कर पाएंगी यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी बिचौलिए की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योगी लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता है। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। नमित और मंजू को देखकर रत्ना जी मन ही मन खुश रहती थी कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है। उन्हें भी पूरा पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी विमल का बायोडेटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। रत्ना जी की नज़र एक बायोडाटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षिक योग्यता BA थी। कॉलेज का नाम बालिका विद्यालय बिलासपुर देखकर वे चौंक उठी थी। कई यादें जुड़ी हुई थी उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वे सितार वादन का पुरस्कार पा रही थी, तब समारोह के बाद ठाकुर साहब ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं रत्ना जी भी बेहद खुश थीं। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी ठाकुर साहब के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली रत्ना जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 महीने बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर से मंगवाया था तो ठाकुर साहब के पापा देखते ही फट पड़े थे। यह तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या? उनकी निगाहें चुप सी रही थी। भय से रत्ना जी का शरीर कांपने लगा था, लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक न सकी थी। पापा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा, कहकर पापा चले गए थे।
रत्ना जी घंटों बैठी रही थी। सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं। शायद ठाकुर साहब कुछ मदद करें। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे काफी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में रत्ना जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? हाँ, पापा बता रहे थे। तो उन्हें समझाइए ना। रत्ना, यहाँ कहाँ सितार बजाओगी? बाबूजी ना जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं तुम्हें सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना, कहकर ठाकुर साहब तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला भोपाल हो ही गया। ठाकुर साहब को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा तो एक दिन रत्ना जी ने दबी जबान में सितार की बात छेड़ी। ठाकुर साहब हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। नमित गोद में आया तो रत्ना जी उसके संगीत में लीन हो गईं। जब वह स्कूल जाने लगा तो उन्हें फिर सितार की याद आई। पति से कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियां होने लगी। विमल के गोद में आ जाने के बाद तो वे और व्यस्त हो गईं। दो दो बच्चों का काम, फुर्सत के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। विमल भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। रत्ना जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे। बोले, तुम्हें अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ। ऐसा बजा सकती हो? ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है। सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। मकान बनवाना है ना? मकान बनवाने में वर्षों लग गए। तब तक बच्चे भी बड़े हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। सुनंदा का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम मीरा जाना पहचाना सा था। सुनंदा से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए। विमल जैसे होनहार MBA के लिए सुनंदा जैसे कि BA पास लड़की। रत्ना जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुनंदा अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटाकर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ पढ़ती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती तो रत्ना जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी रत्ना जी रोज की तरह अपने काम में लग गईं। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। रत्ना जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हों, तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। सुनंदा हाथ बटाने के लिए पास ही खड़ी थी। दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूरी कचौड़ी बनाए गए। दाल छौंकने भर का काम उसने रत्ना जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी नमित और मंजू कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। रत्ना जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो सुनंदा ने मेज पहुंच दी। तभी शोर मचाता हुआ विमल कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक। रत्ना जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब विमल को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। नमित और मंजू के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। रत्ना जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गईं। उनकी पोती सृष्टि ने कूदते फांदते सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह नॉन स्टिक कुकवेयर सेट है। इसमें आप कम घी तेल में कुछ भी पका सकती हैं।
मंजू ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर अटैचमेंट। मिक्सी तो हमारे पास है ही, इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। ठाकुर साहब बोले, क्या बात है रत्ना, बेटी बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर रत्ना जी की आंखें नम हो गईं। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर रत्ना जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे वहीं बैठी रहीं। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहें कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते रत्ना जी को अपना सिर भारी लगने लगा, हल्का हल्का सिर दर्द भी महसूस होने लगा था। ठाकुर साहब रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी रत्ना जी को हौले से स्पर्श कर गई। वे उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गईं। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थीं। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर रत्ना जी ने आंखें खोली तो सामने सुनंदा को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बस यूं ही, धीमे से रत्ना जी ने उत्तर दिया। सुनंदा थोड़ा संकोच से बोली, माँ, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए। आप सबकी माँ हैं, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, रत्ना जी के लिए आई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी हैं। वे कुछ बोली नहीं, बस हैरानी से सुनंदा का चेहरा निहारती रह गई। सुनंदा ने साहस बटोरकर पूछा, माँ, पसंद आया यह मेरा छोटा सा उपहार? रत्ना जी चहक उठी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी वे सितार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर सुनंदा को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? इसने कैसे जान लिया कि उनके मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा है? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी सितार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है। रत्ना जी सोच में पड़ गई थी कि जिस रत्ना जी की बात सुनंदा कर रही है, उस रत्ना को तो वो खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों के टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ, जो आपके साथ कभी पढ़ती थी, आपकी बहुत प्रशंसा करती थी। कौन? मीरा? रत्ना जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडाटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। रत्ना जी की शादी पहले हो गई थी, इसलिए मीरा के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों में ऐसी उलझी कि उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल पड़ती चली गईं। सुनंदा के बायोडाटा पर मीरा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी मीरा। कहाँ जानती थी कि सुनंदा उनकी घनिष्ठ मित्र मीरा की बेटी है। बारात में भी नहीं गई थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती। बस इतना जान पाई थी कि पिछले महीने कैंसर रोग से मीरा की मृत्यु हो गई थी। सुनंदा अब भी कह रही थी, ठीक ही तो कहती थी माँ, कि हमारे साथ रत्ना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसी ही बनो, मेरी सहेली रत्ना जैसी। रत्ना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं, किसी दूसरी ही रत्ना की प्रशंसा की जा रही है। लेकिन सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता।
कानों में सुनंदा के शब्द अब भी गूंज रहे थे। तो वह रत्ना अभी भी खोई नहीं है, कहीं ना कहीं उसका वजूद अब भी है। रत्ना जी का मन भर आया। शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया, और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए जो तुझे रत्ना जैसी सास मिली। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, तू बहुत खुश रहेगी। माँ, सच कहूँ तो मुझे विमल से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? सुनंदा की आंखों में झांककर रत्ना जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में इतने दिन तक उस चंचल हंसमुख रत्ना को ही ढूंढती रही। वह रत्ना कहाँ रही अब? सुनंदा कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यों ही बीत गया, निरर्थक। ना कोई चित्र बनाया, ना ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यों ही बीत गया माँ? सुनंदा ने प्यार से रत्ना जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। आपका यह सजीव घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है, रत्ना जी धीरे से बोली। इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ। इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। रत्ना जी अभिभूत हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही सुनंदा जैसी दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि सुनंदा ना होती तो क्या वर्षों पहले छूट गई रत्ना को फिर से पा सकती थी? उसके दिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों में सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। लग रहा था जैसे रत्ना जी की उंगलियां तो कभी सितार को भूली ही नहीं थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।